किसान भाइयों, रोपाई के बाद धान की फसल एक नए मोड़ पे होती है। इस समय अगर आप सही फैसले ले लेते हो तो आपकी कल्ले की फुटाव और उपज 2 गुना नहीं 3-4 गुना हो सकता है। जी हाँ, एक चालाक और समझदार किसान क्या करता है, वो पहले से ही हर स्टेज का प्लान रेडी रखता है और उस प्लान को सही टाइम पे सही तरीके से करता भी है। जो देश के 90% किसानों को या तो पता नहीं, या जिन्हें पता भी है वो सही टाइम पे सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, या फिर यूं कहे कि वो करना जरूरी नहीं समझते हैं, जिससे उनके कल्ले की फुटाव में कमी रह जाती है, जो आगे चल के कम उपज का कारण बनती है। साथ ही उनके धान की फसल में तरह तरह के रोग बीमारी होती रहती है और उनके पौधे कीटों के लिए घर बन जाती है। पत्ते पीला पड़ने लगती है, जलने लगती है, पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, खेत हरा भरा नहीं रहता है। इसीलिए इन्हीं सब चीजों को नजर में रखते हुए आज की ये वीडियो है, और ये मेरा पूरा विश्वास है आज की ये वीडियो पूरा देखने के बाद और जो भी मैं बताऊंगा उसे अपने फसल में सही समय पे सही तरीके से जैसा मैं बताऊंगा वैसा अगर करेंगे तो आप भी देश के उन 10% सफल किसानों के श्रेणी में आ जाएंगे जो हर साल धान की एक शानदार फसल लेते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपके लिए वरदान साबित हो। किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं रोपाई के 15 दिन बाद हमारे फसल में क्या बदलाव आती है, या ये समय क्यों हमारे धान के फसल के लिए बहुत खास होती है। तो किसान भाइयों, ये ऐसी समय है जब हमारे पौधों की जड़ों का विकास बहुत ही तेजी से हो रही होती है, नए कल्ले निकलना शुरू होता है। इस समय पौधों को पोषक तत्वों की जरूरत बढ़ने लगती है, साथ ही पौधों में तरह तरह के रोग बीमारी और कीटों का अटैक होने का संभावना भी ज्यादा रहता है। इन्हीं सब वजह से ये समय धान की फसल में बहुत ही खास होता है। तो इसीलिए जब आपकी धान की फसल 15 दिन की हो जाए तब आपको जो करना चाहिए उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। सबसे पहले पानी का नियंत्रण। रोपाई के 15 दिन के बाद पौधों के जड़ों को हल्का सूखापन देना चाहिए। इसे वाटर स्ट्रेस या हार्डनिंग कहते हैं। इससे जड़ों में हवा और रोशनी लगेगी, जिससे जड़ें मजबूत होगी और कल्ले तेजी से निकलेंगे। और अगर खेत की मिट्टी भारी है या पानी रुक रही है तो उसमें तुरंत पानी निकलने का रास्ता बना देना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि धान की फसल है तो पानी भर के रखते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कल्ले की फुटाव तो छोड़िए, कई बार जड़ सड़ने गलने लगती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि पानी के कमी के वजह से खेत की मिट्टी पूरा सूख गया और आप पानी ही नहीं डाल रहे हैं। एक समझदार किसान अपने खेत में प्रॉपर नमी को मेंटेन रखता है, मिट्टी को नरम बना के रखता है, जिससे जड़ों का विस्तार अच्छे से हो पाता है और कल्ले की फुटाव में भी रुकावट नहीं होती है। इसके बाद आपको खरपतवार यानी घास पे ध्यान देना है, ताकि घास आपके पौधों की ग्रोथ और कल्ले की फुटाव में बाधा ना बने। घास अगर आपके खेत में रहते हैं तो आप अपने खेत में जो भी अपने पौधों के लिए फर्टिलाइजर या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह देंगे, घास उनका अधिक हिस्सा आपके पौधों से छीन लेगा, जिससे आपके पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए खरपतवार को भी नियंत्रण करना होगा। अच्छा, एक और बात कि जब आपके खेत में इतना सूखापन हो कि आप अपने खेत में अच्छे से चल सके, कहने का मतलब कि आपकी पैर मिट्टी में ना धंसे, तब आप पाटा लगा सकते हो। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जो बरसों से चली आ रही है। ये पौधों में कल्ले की फुटाव को नेचुरली बढ़ाता है, और ये जब आपकी पौधे 25-30 दिन की हो जाए तब करना, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूट्रिशन बूस्टर। जब पौधे 15 दिन की हो जाए तब ये आपकी पौधे में कल्ले की फुटाव को बहुत ही तेजी से बढ़ाएगा। इसमें आपको 4 चीजें लेना है। पहला, नाइट्रोजन यानी यूरिया। यूरिया आपको 20 से 25 केजी लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा, फास्फोरस। ये डीएपी, एनपीके, एसएसपी इन सब में मौजूद है, इसीलिए इन सब में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर आपने फास्फोरस यानी डीएपी, एनपीके या एसएसपी को बेसल डोज यानी रोपाई के समय दिया है, तब आपको इसको स्किप करना है, मतलब इसे नहीं लेना है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, पोटास 10 से 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। लेकिन ये भी इस चीज पे डिपेंड करता है कि इसको आपने बेसल डोज में यानी रोपाई के वक्त लिया कि नहीं, और लिया है तो कितना लिया है, उस हिसाब से इसकी मात्रा को कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको एक एवरेज बता देता हूं कि 1 एकड़ धान की फसल के लिए 25 से 30 केजी पोटास पर्याप्त होता है। एक बात और कि अगर आप अपने खेत में डीएपी डालते हैं तब आपको पोटास की मात्रा कम ही रखना चाहिए। इसके बाद चौथा, जिंक सल्फेट या ईडीटीए जिंक, इसे चिलेटेड जिंक भी कहते हैं। तो जिंक सल्फेट या चिलेटेड जिंक में से कोई भी एक लेना है, और इसे या तो स्प्रे के माध्यम से देना है या बालू, मिट्टी, रेत जो भी मिले उसमें अच्छे से मिक्स करके इसको खाद की तरह छिड़काव करना है।
या फिर आप चाहे तो इसे यूरिया के साथ भी मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिंक सल्फेट को कभी भी फास्फोरस के साथ मिला के नहीं देना है। और अगर आप जैविक खाद या ऑर्गेनिक खेती में विश्वास रखते हैं तो आप पंचगाविया या जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी कल्ले की फुटाव में बहुत ही मदद करेगा। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप जब जिंक डालोगे उसमें आप ह्यूमिक एसिड को भी मिला के डाल सकते हो या अलग से भी डाल सकते हो बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। बहुत सारे सफल किसान इस चीज का अपने धान की फसल में इस्तेमाल करते हैं और उन्हें एक शानदार रिजल्ट भी मिलता है इसका। इसके अलावा कई सफल किसान अपने धान की फसल में सागरिका जैसे महत्वपूर्ण चीजों को भी डालते हैं जो पौधों में कल्ले की फुटाव को बूस्ट करता है और पौधों को हरा भरा रखता है। इसे भी आप चाहो तो यूरिया जिंक वगैरह के साथ मिला के डाल सकते हो। इसके बाद हो सकता है आपको कुछ मुसीबतों से लड़ना पड़े। जी हाँ, धान की फसल जब 15 से 35 दिन की होती है उस समय धान के फसल में तरह तरह के मुसीबतों का आने का संभावना रहती है, जैसे बीमारी और कीट। अगर बात करें बीमारी की तो मुख्य तौर पे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ब्लास्ट, शीट ब्लाइट के साथ साथ और भी ब्राउन स्पॉट, नैरो ब्राउन स्पॉट जैसे रोगों का होने का संभावना रहती है। और अगर कीटों की बात करें तो ब्राउन प्लांट हॉपर, स्टीम बोरर, लीफ फोल्डर, गाल मिडगे, राइस हिस्पा के साथ साथ लीफ माइनर, राइस बग जैसे कीटों का अटैक होने का संभावना रहता है। और इन सब कीटों बीमारियों के वजह से आपके धान के फसल को क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये अगर गिनाने लगूं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो सकती है। इसीलिए ये सब किसी और वीडियो में जान लेंगे। आज जान लेते हैं इन सब मुसीबतों से आप अपने धान के फसल को कैसे बचा के रख सकते हैं, ताकि ना ही ये कीट और ना ही ये रोग बीमारी आपके धान की फसल में हो और आप भी एक सफल समझदार किसान की श्रेणी में आ जाए। तो किसान भाइयों, आपको अपने धान की फसल में रोग बीमारी कीटों का अटैक होने का इंतजार नहीं करना है। आपको अपने खेत में एक समझदार किसान की तरह प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करना है। मतलब 15 दिन के बाद आपको अपने खेत में पानी भरा नहीं रखना है और ना ही खेत को पूरा सूखा देना है। आपको एक बैलेंस नमी को मेंटेन करना है। जब जरूरत हो पानी डालो और जब जरूरत ना हो तब पानी को निकाल डालो। इससे पौधों में कहीं ना कहीं बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, आपको पौधों की दूरी कतार से कतार 20 से 25 सेमी और पौधे से पौधे 15 सेमी रखनी है। इससे पौधों के बीच एक स्पेस मेंटेन होगा जिससे पौधों को अच्छी तरह से रोशनी और हवा मिल पाएगी, जो पौधों को कीट और बीमारियों से लड़ने में मदद करेगी। तीसरा, आपको यूरिया यानी नाइट्रोजन पे ध्यान देना होगा। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे यूरिया धान की फसल में कम डालते हैं तो पौधों की अच्छी से ग्रोथ नहीं हो पाती है, वैसे ही अगर यूरिया धान की फसल में ज्यादा डाल देते हैं तो ये हमारी धान की फसल के लिए बहुत सारे बीमारियों का आमंत्रण बन जाता है। इसीलिए यूरिया को धान की फसल में रिकमेंडेड डोज के अनुसार ही देना चाहिए। ना ज्यादा देना अच्छा है और ना ही कम देना अच्छा है। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि देखो, वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ, जिसे आप लोग देख के छोड़ देते हो, लाइक नहीं करते हो, जो करने में आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा और इसमें आपका कुछ जाएगा भी नहीं। लेकिन आपके एक लाइक से मुझे काफी ज्यादा उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाता हूँ। इसीलिए वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को दूसरे किसानों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। आपकी एक शेयर किसी किसान के खेत की रंग रूप बदल सकती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे दूसरे किसानों को काफी फायदा होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कहाँ से देख रहे हैं, ये भी नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अब वीडियो में वापस आते हैं और जानते हैं कुछ और ऐसी बातें जो आपको करना चाहिए। जैसे आपको खरपतवार यानी घास को अपने खेत में बढ़ने नहीं देना है। जैसे ही आपको आपके खेत में घास दिखने लगे, आप बिना देरी किए तुरंत अपने खेत में खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे करें, या आप चाहे तो मैनुअली इसकी निराई कर सकते हैं। इससे आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा, आपकी खेत की उर्वरता बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको जब भी किसी भी तरह की रोग या कीट की लक्षण दिखे तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसा ना कि पूरा खेत में पहले भर जाए फिर आप उसकी दवाई करने चले, आपको पहले ही तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। इसीलिए आप हर हफ्ते कम से कम 2 बार अपनी खेत में जरूर आए, अपने खेत की अपनी फसल की सर्वे करने के लिए, देखने के लिए कि किस हाल में है। ऐसा नहीं कि फसल लगा के सो गए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फसल भी सो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी जिंक। जी हाँ, जिंक एक ऐसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो धान की फसल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार ये जिंक धान के फसल के लिए
सचमुच में वरदान साबित हो जाता है। लेकिन बहुत ही कम किसानों को जिंक की सही पहचान, जिंक देने का सही समय और जिंक देने का सही तरीका के बारे में पता है, जो मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आपको जानना है तो आप यहाँ इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।